So, students, today we will discuss about the topic electric field due to infinitely long straight current carrying wire. Infinitely long, we know that there is no fixed length of wire. A very long wire, it contains the some positive or negative charge. जैसे हमारे मेन लाइन के वायर होते हैं, infinitely long होते हैं, ठीक है। अब हमको इस टॉपिक में करना है, हमको करना ये है कि अगर मान लो ये infinitely long वायर है, यहां से कुछ r डिस्टेंस पर आपका एक पॉइंट है P, तो आपको इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। सो फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड यू जस्ट नो अबाउट द गॉस लॉ। फॉर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट दैट यू नो अबाउट इज द गॉस लॉ दैट यू नो कि हाँ भाई गॉस लॉ से हमको इसको करना है, ठीक है। आगे हम इसमें बात करेंगे गॉस लॉ कैसे लगेगा। तो पहले हम इसकी कुछ चीजें लिख लेते हैं। जैसे सबसे पहले हम मान लेते हैं लैम्डा। लैम्डा क्या है? इट इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी of this wire. What is linear charge density? So linear charge density is known as charge per unit length. So we write it as Q upon L. ठीक है? Q क्या है? Q is considered as charge on wire. ठीक है? ये जो infinite length of wire है, इसके ऊपर आपका चार्ज है Q. ठीक है? अब गॉस सबसे पहले हम इसमें मानते हैं गॉसियन सरफेस। तो इसकी गॉसियन सरफेस कैसी होती है आपकी? द गॉसियन सरफेस अराउंड दिस वायर इज सिलिंड्रिकल ऑफ रेडियस r। ठीक है, सिलिंड्रिकल ही क्यों? अब सवाल ये उठता है कि सर आपने सिलिंड्रिकल ही क्यों लिए? तो देखो गॉस थ्योरम में कभी भी गॉसियन सरफेस जब हम मानते हैं तो उसमें ऐसा होता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एक तो वो सरफेस के नॉर्मल होनी चाहिए, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी नॉर्मली लीव आउट करनी चाहिए। तो कैसे? जैसे अगर आपके पास ये एक वायर है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इधर से ऐसे बाहर निकलेगी, इधर से ऐसे बाहर निकलेगी, क्योंकि पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अवे फ्रॉम द चार्ज जाएगा, तो इधर से ऐसे, इधर से ऐसे, और अगर नेगेटिव होता तो ये अंदर की तरफ आता, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सरफेस से कैसी होनी चाहिए? नॉर्मली बाहर निकलनी चाहिए। तो इसमें हम कौन सी सरफेस एग्जीक्यूट करेंगे? सिलिंड्रिकल सरफेस हम इसमें क्या कर सकते हैं? ले सकते हैं आपका। तो गॉसियन सरफेस आपकी सिलिंड्रिकल ऑफ रेडियस r, ये हम मानेंगे। अच्छा, अब ये जो आपका सिलेंडर है इसमें हमने तीन सरफेसेस कंसीडर करी। कौन कौन सी? एक हमने कंसीडर करी है एट द टॉप, ये वाला जो आपका टॉप है आपका, एक इसकी कर्व्ड सरफेस, और एक और ये इसका बेस होगा आपका, ठीक है। जैसे अगर आपका ये एक सिलेंडर है, अपन सिलेंडर माने इसको, तो ये ऊपर वाली सरफेस, ठीक है, एक ये नीचे वाली सरफेस, और एक ये इसकी कर्व्ड सरफेस जो हमको कंसीडर करनी पड़ेगी, और इसके बीच में वायर रखा हुआ है, ठीक है। नाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कमिंग आउट ऑफ दिस गॉसियन सरफेस, और यहां से नॉर्मली बाहर, यहां से नॉर्मली बाहर, इस तरह से आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड्स निकल रही हैं, ठीक है। तो हम इसके ऊपर सबसे पहले तो टोटल फ्लक्स हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो बाय गॉसियन थ्योरम या बाय फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला जो हमने इसमें पढ़ा है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो आपका होगा phi इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास? इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds। अब E डॉट ds तो एक जनरल फॉर्मूला है, तो इसमें हम जब पहले वाली सरफेस की बात करेंगे तो इसको लेंगे E डॉट ds1, ठीक है, और ये हमारा वेक्टर फॉर्म में रहेगा, ठीक है, और ये हमने सरफेस S1 के लिए दिया है। कौन सी सरफेस S1 है? टॉप वाली। फिर नीचे वाले के लिए आते हैं, सो इंटीग्रेशन S2, तो इट इज वेक्टर E डॉट ds2, और ये सेकंड वाली सरफेस मतलब ये कर्व्ड सरफेस, और ये पूरी सरफेस के लिए हमने लिया है क्योंकि इंटीग्रेशन दिया हुआ है वहां, ठीक है। फिर हम थर्ड वाली सरफेस के लिए बात करते हैं, तो इट इज इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला कैसे आया? तो ये अगर आपने स्टार्टिंग में पढ़ा होगा तो phi का ये एक जनरल फॉर्मूला होता है वेक्टर E डॉट ds, और उसका होल इंटीग्रेशन होता है आपका, ठीक है। अच्छा, ये डॉट प्रोडक्ट है, तो डॉट प्रोडक्ट में अगर आपने पढ़ा हो तो वेक्टर A डॉट वेक्टर B जो होता है वो AB cos थीटा के इक्वल होता है। थीटा क्या होता है? A और B के बीच का एंगल। थीटा क्या होता है? A और B के बीच का एंगल होता है। अब सबसे पहले बात करते हैं इस फर्स्ट सरफेस की। फर्स्ट सरफेस में क्या हो रहा है? अगर हम ऊपर वाली सरफेस की बात करें तो ds वेक्टर नॉर्मली अपवर्ड जा रहा है
और इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी ऐसी जा रही है, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना हुआ आपका, ठीक है। तो आपका इसका कितना हो जाएगा S1 E, हम इसको लिखेंगे E डॉट ds डॉट cos 90 डिग्री। फिर S2 क्या है आपका, E भी आपका इधर जा रहा है और ds भी आपका इधर जा रहा है, तो दोनों के बीच का एंगल 0, तो आपके पास हो जाएगा E डॉट ds डॉट cos 0 डिग्री। फिर हम ये थर्ड सरफेस की बात करेंगे, तो थर्ड सरफेस में आपके पास हो जाएगा S3 E डॉट ds डॉट cos 90 डिग्री। नाउ वी नो cos 90 इज 0, ये 0 बचा कौन अकेला, ये बचा, ठीक है। तो आपके पास यहां पे हो जाएगा सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ S2 और ये बच जाएगा E डॉट ds। अब वेक्टर नहीं लगाएंगे क्योंकि हम वेक्टर का फॉर्मूला लगा चुके हैं यहाँ पे, तो ये फाई आपके पास आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमको E तो कांस्टेंट है, E आपका बाहर आ गया, ठीक है। इंटीग्रेशन में आपके पास बचा ds और ये सरफेस इंटीग्रेशन। अब कर्व्ड सरफेस जो होती है, तो कर्व्ड सरफेस का फॉर्मूला आपके पास होगा E इंटू यहाँ पे हो जाएगा 2 पाई RL। अब आप बोलोगे सर इनफाइनाइट लेंथ है, अभी हमने लेंथ कंसीडर करी है, इसको हम चार्ज से रिप्लेस कर देंगे अभी बाद में, ठीक है। तो फाई इज इक्वल टू E डॉट 2 पाई RL, तो ये फर्स्ट हो जाएगा। अच्छा, गॉस थ्योरम क्या कहती है, बाय गॉस थ्योरम हमारे पास होता है फाई इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हमने पढ़ा हुआ है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट पीछे पढ़ गया है। तो यहां पर मैं फाई की जगह क्या रख दूं, फाई की जगह रख देता हूं E इंटू 2 पाई RL, ठीक है। और यहां पर मेरे पास चल रहा है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, अब आते हैं यहां पे, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या पढ़ा आपने, Q अपॉन L। तो Q को क्या लिख सकते हैं, लैम्डा इंटू L। Q को क्या लिख सकते हो आप, लैम्डा इंटू L लिख सकते हो। तो E इंटू 2 पाई RL, Q की जगह हम लिखेंगे लैम्डा इंटू L अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, तो L से L कैंसिल हो जाएगा आपका। तो आपके पास यहाँ पे E की वैल्यू आ जाएगी लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R। सो दिस इज द फाइनल फॉर्मूला फॉर दिस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर। और इसमें आपका हमको एक और चीज पता पड़ी कि E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है आपका R, मतलब जितना दूर जाते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी आपकी, ठीक है। तो दिस इज द होल डेरिवेशन दैट यू नीड फॉर द क्लास 12 एंड IIT एग्जाम्स।